शुरू की जाए गुफ्तगू। राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि अब ये खबर आई है और मैं स्क्रीन पर वो खबर चाहता हूं कि दे दूं कि ये खबर चल रही है कि इजराइल के जो वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते। जबकि वो जब अमेरिका दौरे पर गए तो मुस्तकिल ये खबरें चलाई जा रही थी कि वो हरी झंडी के लिए गए हैं और वो वहां पे हरी झंडी जैसे ही मिलेगी तो ये अटैक हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें, क्या ये बयान ईरान को गफलत में डालने के लिए है या वाकई, क्योंकि इसमें रूस भी इन्वॉल्व है, या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी हार मान ली? राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, परसों हम आप इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे तो हमने आपसे ये कहा था कि जो इस तरह की न्यूज चल रही है कि वो ईरान से जंग को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी हमने आपके सामने एक बात ये रखी थी कि उसके लिए इम्पोर्टेंट ईरान का मुद्दा नहीं था, उसके लिए इम्पोर्टेंट था जो सेकेंड राउंड का सीज फायर का मुद्दा था। और वो किसी भी हाल में वो जमीन, वो लैंड छोड़ना नहीं चाहेगा। जो लैंड आप कहते हो कि येलो लाइन है, और येलो लाइन बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है आने वाले 6 महीने के लिए, कि इस येलो लाइन के लिए कितने पैतरे अपनाए जाएंगे। अभी जैसे कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने कि एक लास्ट चांस है हमास को डिसआर्म होने का, नेतन्याहू ने कहा कि इनके पास 20,000 16 60,000 AK-47 राइफल है। तो इनके पास आंकड़े इतने अच्छे आते हैं जैसे कोई इनको गिन के दे रहा है। और ये भी कहा कि अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, अपने लोगों को मारते हैं उन हथियारों से, इसलिए इनको निशान होना चाहिए। अब सोप तो सोप चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। वो अपने लोगों को मारते हैं, अपने लोगों को नहीं मारते, वो तो जो तुम्हारे लोग हैं प्रॉक्सी में काम करते हैं वहां पर, उनको वो मार रहे थे उससे। तो ये चाहते हो कि तुम्हारे लोग जो वहां जासूसी कर रहे हैं वहां पर युद्ध वाली स्थिति पैदा करने में कोशिश करें और हमास को कमजोर करें, ऐसे लोग ना मारे जाएं। उसके लिए आप डिसआर्म होने की बात कर रहे हो, वरना तुमको गाजा के लोगों की इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? लाखों तुम खुद मारने वाले, मासूम बच्चों को तुम खुद मारने वाले, अब तुम बात कर रहे हो। तो वो एक मुद्दा इंपॉर्टेंट यही था इनके पास। दूसरा, ईरान का मुद्दा डिस्कस का जरूर था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान की जो तैयारी है और ईरान के पीछे जो रशिया और पिछली जंग में जो चाइना का बैक सपोर्ट था, उन सब चीजों पर बहुत ही संजीदगी से बात हुई है। इस पर इतने दिनों तक, महीनों का मंथन खुद इजराइल ने किया इसके ऊपर कि ईरान ने जिस स्पीड में, जिस तेजी से इतने खतरनाक खतरनाक मिसाइल बनाए हैं, तो उसको हम भेद नहीं पाएंगे, उससे हम अपना को बचा नहीं पाएंगे। उसको डर ये भी नहीं है कि वो हम पे हमला कर देगा ईरान। वो जानता है कि जब तक हम ईरान पे हमला नहीं करेंगे, ईरान हम पे हमला नहीं करेगा, ये भी जानता है इसराइल। तो इसराइल को ये डर नहीं है कि ईरान कभी भी हम पे हमला कर सकता है। इसराइल अभी ईरान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका अभी ईरान को सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी एक फ्रंट खोल के रखा हुआ है वेनेजुएला में, और वहां की जो अवाम है, अमेरिका की अवाम है, वो ट्रम्प को बार बार ये प्रेशर दे रही है कि अमेरिका किसी भी जंग में इन्वॉल्व डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। हम किसी के सपोर्ट में या किसी की अगेंस्ट जा करके अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? वो हमारे लोग का टैक्स का पैसा है जो हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। तो मुमताज भाई, ईरान की तैयारी है, जबरदस्त है, ये बात अपनी जगह सही है। अब यहाँ पर इजराइल नया खेल खेल रहा है।
एक हिसाब से आप देखिए कि बिना जंग किए इजराइल जंग जीत गया, ये हमारा नजरिया है। आप कहते हैं कि ईरान जीत गया, हम कहते हैं कि इजराइल जीत गया। ये मेरा नजरिया, हम आपको क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज के लिए इतने महीनों से तैयारी कर रहा था ईरान, जैसे हम आपको एक छोटा एग्जांपल देते हैं कि आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आप पूरे महीने पसीने बहाए, आप खूब प्रैक्टिस की, पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस की कि हम जब भी मैच के टाइम आएगा तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। और जब मैच के टाइम आया तो सामने वाले ने कहा कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे, तो उसने आपकी सारी मेहनत जाया कर दी। लेकिन यहाँ पर हम इसको नहीं कहेंगे कि मेहनत जाया हो गई है। जो आज तैयारी है ये कल की मजबूती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इजराइल ने जो खेल खेला है, वो खेल जो अमेरिका इजराइल खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं ईरान के अंदर। ईरान के अंदर फिर एक भीतर घात शुरू होने जा रहा है, और वो हो चुका है, हो भी रहा है। चारों तरफ महंगाई के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, और उसी के ऊपर जब अमेरिका बोल रहा है कि हम पाबंदी लगाएंगे, तो इन आग को और सुलगाया जाता है कि हमारा पैसा, हमारी मेहनत का पैसा हथियारों पर खर्चा हो रहा है, जैसे दूसरे अरब देश हैं सुकून से पड़े हुए हैं। हमको क्या जरूरत है कि हम न्यूक्लियर बनाएं? क्योंकि ये बात सतही तौर पर तमाम फैली हुई है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है, ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो एक कहावत भी है ना कि झूठ को इतने बार कह दो कि झूठ भी सच लगने लगे। तो अगर ईरान बना भी नहीं रहा है तो भी ये मुद्दा फैलाया जा रहा है कि ईरान बना रहा है और ईरानी परेशान हो रहे हैं। तो अंदर एक भीतर घात ये हुआ है। लेकिन जो इजराइल ने कहा है, आप उसको बहुत ही लाइटली मत लेना आप, ये बहुत संजीदगी की बात है। इजराइल ने कहा कि हम नहीं करेंगे। ईरान को वो एकदम रिलैक्स करना चाह रहा है कि ईरान इधर से रिलैक्स होकर के अपनी प्रॉब्लम में उलझ जाए और तब भी मैं अटैक कर सकूं। वो तब भी कर सकता है। आप अगर सोचते हो कि नेतन्याहू बहुत शरीफ है, तो वो शरीफ नहीं है। सर तो बिल्कुल सबसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल राशिद साहब, मैं फिर आऊंगा, मैं इसी पे जो एक बयान ले लेता हूँ फिरोज बख्त अहमद साहब से। फिरोज अहमद बख्त साहब, जिस तरह से राशिद रिजवी साहब ने कहा, सवाल ये नहीं है कि नेतन्याहू ने ये कह दिया था कि आप हम पे न करो, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कितना भरोसा किया जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिस तरह से इजराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो बार बार मुसलसल गाजा को निशाना बना रहा है, लेबनान को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में क्या करे, मतलब फिर सब बैठे रहे हाथ पे हाथ धरे हुए, ये क्या बात हुई? मतलब बोलना तो जी। पड़ेगा कि सिर्फ अपना दामन बचा लिया, तो फिर किस बात का इंसाफ पसंदी? जी, डॉक्टर मुमताज आलम सदर, देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि काफी हद तक जो बात मैं अब कहने वाला था, चूंकि आपने मुझसे पहले बात कर ली राशिद साहब से, तो काफी तो राशिद साहब ने वो बात कह दी जो मैं कहता। बासूरत एक ही बात है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा मुमताज साहब कि एक तो राशिद साहब ने गालिबन एक बात ये कही कि बगैर जंग लड़े इसराइल जंग जीत गया। इसको थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करूंगा। वो किस तरीके से जीत गया बगैर जंग लड़े इसराइल जंग, के बिलफर्ज अगर जंग होती, मैं क्लियर कर दूं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं इस पे बाद में बात करूंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कभी इस पे आ जाए। तो मुझे सुन तो लें आप, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्योंकि बात से बात निकलती है ना, तो मुझे पता नहीं आपने क्या समझ के इस बीच में थोड़ा सा अपनी टिप्पणी की है। देखिए क्या है, राशिद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि इसराइल ने बगैर जंग लड़े जंग जीत ली। अब उसको थोड़ा सा उन्होंने पासिंग रेफरेंस दिया, मैं उसको डिटेल में बताता हूँ कैसे जीत ली। सुनिए, अगर इसराइल के जो मतलब सलाहकार हैं अमेरिका में और उनके हमनावा हैं ट्रम्प, अगर वो कहते हैं हाँ जी चलो जंग करो, तबाह कर दो, ईरान को खत्म कर दो, बिलफर्ज, और इसराइल अगर ये गलती करता
ट्रम्प के कहने में आकर ईरान पे हमला करता, तो ईरान को जो नुकसान पहुंचा तो ये अलग चीज है, लेकिन उसके बाद ईरान क्या करता? ईरान स्वेज नहर तक जो ऐसे ऐसे बम मार देता, पानी सूख जाता स्वेज नहर का, मैं बता रहा हूँ आप। तो इस वजह से इसराइल बगैर जंग करे ये जंग जीत गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जंग करता फिर तो वो रिकॉर्ड में आता कि हार गया, ईरान फिर बख्शता नहीं उसे। ईरान भरा हुआ बैठा है, ईरान तो ये चाह रहा है, ईरान की तो ये ख्वाहिश है कि इसराइल हम पे हमला करे। इसराइल ने तो चलो उसके अब्बाजान अमेरिका हम पे हमला कर दें, तो ईरान बहुत बुरी तरह भरा बैठा है। हाँ, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि ईरान पहले हमला नहीं करेगा, ठीक है। ईरान की आप तारीख देख लीजिए, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, चाहे वो कोई भी दौर हो, ईरान ने कभी हमला नहीं किया और ईरान ने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की अपने पड़ोसियों के साथ कि उसके ऊपर कोई उंगली उठाए। तो इस ठीक है, ये इस तरीके से इसराइल जंग जीता है बगैर लड़े। हाँ, अगर इसराइल जंग लड़ेगा तो शर्तिया जंग हारेगा। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। दूसरी बात यह है कि अम, राशिद साहब ने यह भी बिल्कुल सही कहा कि इसराइल के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और हो सकता है कि इसराइल ईरान को थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग मोड में डालना चाह रहा है कि भाई ठीक है, इसराइल ने कहा वो जंग नहीं चाहता, और यह है कि किसी भी बात को एक्सिस ऑफ ईवल बना के, चाहे ईरान में कुछ इंटरनली हो रहा है, वहां कुछ लोग बगावत करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज को एक्सिस ऑफ ईवल बना के इसराइल कभी भी हमला कर सकता है। ये ट्रम्प ट्रम्प जिस का जो नेचर है, ट्रम्प का जो तरीका है, मतलब एक्शन का, वो ये है। लेकिन ये है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प है चाहे वो नेतन्याहू है, ये एक ही हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। ट्रम्प कह लो तो नेतन्याहू, नेतन्याहू कहो तो ट्रम्प, ये एक ही चीज है। तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये जंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये बता दूं, अगर उन्होंने जंग की तो जंग में इनका खात्मा तय है, इसराइल का खात्मा तय है। इसराइल भी अगर जंग नहीं करता, अमेरिका के बॉम्बर प्लेन्स आके इसराइल में वो ईरान को नुकसान पहुंचाते हैं, तो भी ईरान, जाहिर सी बात है, अमेरिका के हामी इसराइल को नहीं बख्शेगा। तो ये दोनों बातें मैंने इसलिए इलेबोरेट करना सही समझा, क्योंकि एक तो मैं यही बातें कहने वाला था, दूसरे ये कि मतलब बिल्कुल कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और आपने भी शुरू में ये कहा था कि जब 5वें राउंड की बात खत्म हुई थी, छठे राउंड की बात होनी थी संडे को, तो संडे को उन्होंने हमला कर दिया, यानी बल्कि एक दिन पहले कर दिया, गालिबन संडे को होनी थी, सैटरडे को हमला कर दिया। तो इसराइल इज नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। लेकिन इसराइल के लिए गुत्थी है, बहुत बड़ी गुत्थी है, कि ईरान जो है उसने तैयारी इस तरह की कर रखी है कि करो या मरो वाली बात है। वो अमेरिका तक को जो है उसके ऊपर तक जो है अटैक करेगा, उसने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं। क्योंकि ईरान ने इन दिनों ये कहा कि इसराइल तक तो हम छोड़ देते हैं अपने मिसाइल, ये तो कोई नई बात नहीं है, कोई हमें कुछ नई जो है इजाद करनी चाहिए। इन्होंने, आपने कहा एटम बॉम्ब, उसका मैं कह नहीं सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसी इसने मिसाइल पक्की तैयार कर ली है ईरान ने कि जो वॉशिंगटन पे या कनेक्टिकट पे या मैसाचुसेट्स पे, कहीं पे भी वो जो है वो मिसाइल उसकी पहुंच सकती है। अच्छा, ट्रम्प साहब इस बात को समझ चुके हैं, और ये भी बात बिल्कुल सही कही राशिद रिजवी साहब ने कि अमेरिका के पास अपनी अब इतनी बिसात नहीं है, सकत नहीं है कि एक और जंग के लिए वो इसराइल की पीठ को ठोके, उसके पीठ पे हाथ रखे। वो वो ट्रम्प साहब खुद घबराए हुए हैं, उनके लोग सही कह रहे हैं, टैक्स बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, इकोनॉमिकली अमेरिका पीछे चला गया, और अमेरिका सोच रहा है कि मैं वेनेजुएला में कुछ शरारत करूं या कुछ करूं। तो इसराइल इज नॉट द प्ले ग्राउंड फॉर अमेरिका नाउ, कि इसराइल के जरिए वो ईरान पे अटैक करे। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये इसराइल बगैर लड़े जंग जीत गया है, तो वो अपने लिए जीत गया, अपने बचाव के लिए, लेकिन इसराइल बगैर जंग लड़े हार गया है।
इन अदर वर्ड्स। जी डॉक्टर रजवी। ये उस्तादी होती है। ये फिरोज बख्श साहब ने यहाँ बड़ी खूबसूरती में उस्तादाना कलाम कहा है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि आखिर में उन्होंने जो बिल्कुल से जैसे सादत हसन मंटो के अफसाने हैं ना, वो पूरी कहानी कह के और आखिर में ऐसी जगह ला के पटकते हैं कि जो कारी होता है, रीडर, वो अपने सर खुजाता है कि अब मैं क्या कहूं। तो यहाँ पे फिरोज बख्श साहब ने वही किया है। तो अब मैं इस पे कोई अब बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिरोज बख्श साहब ने जो एंड किया है वो दरअसल वही है। और मेरी जो मंशा थी कि देखिए जो हालात हैं अभी, इजराइल के प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की बात को खारिज कर दिया, कहा हरगिज ये नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं कि हम इनको माफ कर दें, क्योंकि मसला जो है वॉर का नहीं है, मसला भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार भी ऐसा वैसा नहीं है। और भ्रष्टाचार में भी इन्होंने जो वहां पे आईन बदलने की कोशिश की थी, वो उससे ज्यादा खतरनाक मामला था कि अपने आप को बचाने के लिए आपने पूरे आईन को आपने दांव पे लगा दिया। तो ये आप देख लीजिए, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर इनको फांसी की भी सजा हो जाए तो कम है, मैं समझता हूं। अगर ईमानदारी से जांची 70 मरतबा करीब सुनवाई हुई है, ये कोई मामूली बात नहीं। मैं समझता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी बार अदालत में खड़ा होना पड़ा होगा। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, हो सकता है कि राशिद साहब ने पढ़ा हो और फिरोज बख्श साहब ने, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इतनी बार अदालत का सामना करना पड़ा हो। और भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में, यह भी आप देखिए, पॉलिटिकल एक अलग होता है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि देखिए सबसे पहले ये कि नेतन्याहू ने जिस दिन माफीनामा लिखा था उसी दिन वो हार गए थे, अपने यहाँ ही हार गए थे। दूसरी चीज ये कि रूस से खुशामद करना कि आप जो है ईरान को ये समझा दो, ये कह दो कि साहब हम जंग नहीं चाहते। और आपको याद होगा राशिद रिजवी साहब की जो 12 दिन की जंग हुई, उसमें भी अमेरिका को इन्वॉल्व किया इजराइल ने। जब B2 बॉम्बर भी मारा और कुछ नहीं हुआ, वहां पे टाई फिश हुआ, तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं था सिवाय ये कि जंग रुकवाने के, क्योंकि ईरान ने उल्टा काम किया था। जैसे इजराइल ने क्या किया था, आप ही ने शायद कहा था राशिद रिजवी साहब, कि पावर जो है पहले इस्तेमाल किया और बाद में ड्रोन पे आए। ईरान ने क्या किया कि वो धीरे धीरे किया, और आखिर में जो आखिरी वाला जो अटैक था, वो जिसमें मिसाइल अजीब और गरीब दिखाई दी पूरी दुनिया को, तो वो बड़ा हमला था। और ईरान ने कहा कि अब हमने शुरुआत की है 12 दिन बाद। उसके बाद सब दुनिया हैरान रह गई कि ये क्या हुआ। तो बहरहाल, लेकिन राशिद रिजवी साहब ने जो बात कही, मैं जहां तक समझ पाया कि भाई समझदार वही है कि जो जाल से निकल आए। तो जाल से नेतन्याहू निकल रहे हैं या जो भी है, लेकिन देखिए बात इतनी नहीं है राशिद रिजवी साहब। बात ये है कि क्या गाजा में जो हालात हैं, वो वीडियो आपने जो भेजा था मुझे, और मैं अभी उसको देख रहा था, मैं उसको अभी स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और मैं दिखाऊंगा। लेकिन राशिद रिजवी साहब, ठीक है ईरान जंग न करे, इजराइल जंग न करे, लेकिन इजराइल को रोकना तो पड़ेगा। ये इजराइल रुकेगा कैसे, ये बताइए, और कौन रोकेगा? क्या क्या रूस ने ये तो कह दिया चलिए साहब पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन रूस ने ये क्यों नहीं कहा कि ये गाजा में जो हो रहा है इसे फौरन रोको? अमेरिका ये क्यों नहीं कह रहा है? कुशनर जो है उन्होंने लगाम लगाई है, कल हम लोगों ने इससे बात की है कि ये सेकंड राउंड की बातचीत शुरू की जाए और वहां तामीराती काम अब होना चाहिए। राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, देखिए, एक चीज होती है इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून, जो ये कहता है कि आप किसी भी मुल्क में बिना किसी आपका अगर नुकसान नहीं है आपका, तो आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते।
बाकी आपने देखा होगा कि किस तरीके से इराक तबाह हुआ, लीबिया तबाह हुआ, सीरिया तबाह हुआ। उन्होंने वहां पर कहा कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को खतरा है। ये कह के इराक तबाह कर दिया। तो ये कह के उन्होंने इराक को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद नंबर 2 पे अगर आप आएंगे तो लीबिया में उन्होंने गृह युद्ध करवा दिया। फिर नंबर 3 पे आप आएंगे सीरिया। सीरिया में इन्होंने क्या कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ, आईएस के खिलाफ युद्ध करेंगे। अब आईएस के खिलाफ युद्ध करेंगे और तबाह कर दिया पूरा सीरिया। लेकिन ईरान अगर इजराइल पर कोई हमला करता है तो पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसका कोई समर्थक नहीं बचेगा। जिस हिसाब से, जिस तरीके से ईरान ने अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग किया है, मतलब वो अपर हैंड है आज की डेट में। अगर आप बात करो तो ईरान अपर हैंड है। तो जिस तरीके से ईरान ने अपने आप की एक मजबूत पहचान, एक मजबूत इमेज बनाई है पूरे विश्व समुदाय में, अगर ईरान हमला कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा, बना बनाया उसका चौपट हो जाएगा। सवाल ये होगा कि आपका क्या राइट था। सवाल ये होता है कि भाई इससे मीडिएटर जब सऊदी अरब, कतर थे, इजिप्ट थे, आप क्यों बीच में आए। तो मुमताज भाई, ईरान डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता और रशिया क्यों पूछेगा उनसे कि आप उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इजराइल से रशिया को कुछ फायदा नहीं है, उनके बीच ट्रेड चल रहा है, उनके बीच ट्रेड चल रहा है। और जिस मुल्क के ट्रेड जितने ज्यादा मुल्कों में होते हैं वहां की इकोनॉमी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो रशिया तो अपनी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसे खरीदेगा, एक को बेचेगा भी। लेकिन एज ए मैसेंजर काम कर रहा है। इजराइल जानता है, ये भी समझिए आप, इजराइल जानता है कि रशिया जो है वो अमेरिका, ईरान के पूरे सपोर्ट में है। ये जानता है इजराइल, इसीलिए उसने पकड़ा रशिया को। उसको पता है कि ईरान ने इतने ड्रोन दिए कि शुरुआती दौर की लड़ाई में पूरा यूक्रेन तबाह हो गया। और हमने जो आपसे बात कही थी ना कि बिना लड़े वो जीत गया, अंदर की बात मुमताज भाई ये है कि 3 महीने से, 2 महीने से आर्मी के इनके रिटायर्ड लोग ये बोल रहे हैं कि अभी इजराइल तैयार नहीं है, ईरान बहुत आगे निकल चुका है। एक चीज हम आपको पॉइंट गिनाएंगे। एक पॉइंट नंबर 1 ये है कि इजराइल अभी भी तैयार नहीं है, उसने कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज इजाद नहीं की है और ना उसके पास इनकी बैलिस्टिक मिसाइल का कोई भी जवाब है कि उसको वो रोक सके। नंबर 1। नंबर 2, आईडीएफ डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। लोग जो रिजर्विस्ट हैं वो जाना नहीं चाह रहे हैं। कितने लोग मुल्क छोड़ के चले गए। इनका इकोनॉमी भी बहुत डिस्टर्ब है। ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहे, क्योंकि अभी तक इनको एहसास ये था कि हमारे अंदर कोई नहीं मार सकता, हम ढेर हैं, हमारा आयरन ड्रोन जो है बहुत बड़ा शेर है। अब तो ट्रम्प जी ने थार भी ला के रख दिया है, अब तो क्या है, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब थार और आयरन ड्रोन के जब पुर्जे खुद ढीले हो गए, जब थार आयरन ड्रोन के ही पुर्जे ढीले हो गए, तब मजबूरन अमेरिका को आना पड़ा और आ करके उसने सीज फायर करवाया। और जो सीज फायर हुआ है, जो उसका B2 बम्बर गिराया गया, वो सब पहले से हमने आपने कहा था ना कि भाई मैं ऐसा करूंगा। अब अगर वो बिना B2 बम्बर यूज किए हुए
बिना बी टू बम यूज किए हुए सीज फायर करवा देता तो वहां अमेरिका भी हार रहा था, वहां इजराइल भी हार रहा था। तो ईरान ने अपनी कंडीशन देखी, ठीक है आप मेरे मेन पॉइंट पे नहीं मारना, अलग पॉइंट पे कहीं मारो, उसे अलग पॉइंट पे मारा गया। फिर ईरान ने भी कंडीशन रखी कि हम भी ऐसा रिएक्ट करेंगे, वरना हमारे मुल्क वाले हमको डरा समझेंगे, दुनिया में हमारी इमेज खराब होगी। इसीलिए कतर में उन्होंने अटैक किया इनके एयरबेस पे। तो ये इन्होंने कतर ये